वैश्वीकरण के विविध आयाम। आर्थिक आयाम। वर्ष 1991 में उदारीकरण का उद्देश्य भारत को वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करना था, जिससे अर्थव्यवस्था पर सख्त नियंत्रण में कमी की गई तथा अधिक व्यापार एवं निवेश के अवसर प्रदान किए गए। विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों का उद्देश्य बाजार की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना था। वैश्विक संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक समायोजन नीतियों के रूप में भर्ती शर्तें रखी गईं, जिसके कारण सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी व्यय में कटौती करनी पड़ी। बहुराष्ट्रीय निगम टीएनसी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कंपनियां स्थानीय स्तर के साथ वैश्विक स्तर पर कार्य करती हैं। वर्तमान में भारतीय कंपनियां भी वैश्विक मंच पर प्रमुखता से उभर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय वैश्वीकरण। संचार क्रांति के माध्यम से वैश्विक वित्तीय लेन देन को त्वरित और सरल बनाना संभव हुआ है। इसने वैश्विक शेयर बाजार और वित्तीय केंद्रों जैसे न्यूयॉर्क, टोक्यो, मुंबई में निरंतर व्यापार में सुगम बनाया है, जिससे वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है। भार रहित अर्थव्यवस्था अथवा ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था। पारंपरिक अर्थव्यवस्था से अब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव बढ़ रहा है, जिससे सूचना एवं ज्ञान आधारित उत्पाद तथा सेवाएं केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं। इस परिवर्तन ने नए रोजगार तथा सेवा क्षेत्रों का सृजन किया है। वैश्विक वित्तीय एकीकरण में आईटी क्रांति ने वैश्विक वित्तीय एकीकरण को संभव किया। अब विभिन्न शहर वैश्विक वित्तीय केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं, जो अरबों की लेन देन को निर्बाध एवं सुचारू रूप से संभव बना रहे हैं। यह वैश्वीकरण के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक संचार में प्रगति। दूरसंचार में हुई अभूतपूर्व प्रगति ने टेलीफोन, फैक्स, डिजिटल टीवी, ईमेल, इंटरनेट जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वैश्विक संचार में क्रांति ला दी है। डिजिटल विभाजन के बावजूद आधुनिक प्रौद्योगिकी समय एवं स्थान को संकुचित कर रही है, जिससे वास्तविक समय में वैश्विक संपर्क संभव हो जाता है। इसका उदाहरण बेंगलुरु और न्यूयॉर्क जैसे दूरस्थ स्थानों के व्यक्तियों के बीच संवाद है। डिजिटल इंडिया पहल भारत में डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल ने भारत को वैश्विक डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनाया है तथा व्यापक स्तर पर डिजिटलीकरण के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर जोड़ने में मदद की है। शहरी मध्यवर्गीय युवाओं के बीच मोबाइल फोन के उपयोग में अप्रत्याशित वृद्धि ने दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार और परिवर्तन को दर्शाया है। भारत में दूरसंचार का प्रारंभिक विकास वर्ष 1947 से 1980। स्वतंत्रता के बाद भारत में 350 मिलियन की जनसंख्या, लगभग 84,000 टेलीफोन लाइनें थी, जो 1980 तक मामूली रूप से बढ़कर 2.5 मिलियन टेलीफोन हो गई, जबकि जनसंख्या दुगनी होकर 700 मिलियन हो गई, लेकिन केवल 3% गाँव में ही टेलीफोन संपर्क था। दूरसंचार क्रांति 1990 के दशक के अंत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जिसमें 1999 तक टेलीफोन लाइनों की संख्या बढ़कर 25 मिलियन से अधिक हो गई, जो व्यापक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करती थी तथा जितने भारत को वैश्विक स्तर पर 9वें सबसे बड़े दूरसंचार नेटवर्क में बदल दिया। सार्वजनिक कॉल कार्यालय पीसीओ सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। वर्ष 2000 तक 6,50,000 पीसीओज की वृद्धि ने दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार किया, जिसने पारंपरिक बंधन को मजबूत करने में ट्रेन यात्रा के समान एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका निभाई, जैसे कि टेलीफोन विज्ञापनों में दर्शाया गया है। इसने भारत में दूरसंचार
विस्तार के सामाजिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक पहलुओं को मिश्रित किया। वैश्वीकरण, श्रम और विनिर्माण में परिवर्तन। वैश्वीकरण ने श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन की एक नई संरचना को जन्म दिया। इसके अंतर्गत पारंपरिक उत्पादन को सस्ती श्रम लागत वाले तीसरी दुनिया के देशों में स्थानांतरित किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग, अनुबंध खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और नाइकी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन केंद्रों का विविधीकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उत्पादन केंद्रों की एक गतिशीलता जो श्रम लागत पर आधारित होती है ने श्रमिकों को असुरक्षित बना दिया। बड़े पैमाने पर उत्पादन अर्थात फोर्डवार्ड फोर्डिज्म से विकेंद्रीकृत लचीले उत्पादन अर्थात फोर्डवादोत्तर पोस्ट फोर्डिज्म की ओर परिवर्तन श्रमिक सुरक्षा को कमजोर कर सकता है तथा उत्पादकों के हितों को प्राथमिकता दे सकता है। नाइकी का विकास 1960 के दशक में शुरू होकर नाइकी के विनिर्माण यात्रा जापान से दक्षिण कोरिया, फिर 1990 के दशक तक थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत में स्थानांतरित हो गई, जो कम श्रम लागत की खोज से प्रेरित थी। यह लागत दक्षता की तलाश में उत्पादन आधारों में निरंतर भौगोलिक परिवर्तन को उजागर करता है। वैश्वीकरण, रोजगार, राजनीति, संस्कृति, व्यवसाय पर प्रभाव। रोजगार परिदृश्य। वैश्वीकरण एवं आईटी क्रांति ने शहरी मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए नवीन करियर संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया, जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति से हटकर तकनीकी केंद्रित नौकरियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि समाज के सभी वर्गों पर इनका प्रभाव समान नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों या संगठित श्रमिकों पर इसका कम सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, जिससे रोजगार में असमानता उत्पन्न हुई। राजनीतिक प्रतिफल। समाजवादी गुट के पतन ने वैश्वीकरण को तीव्र कर दिया, जिससे नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को बढ़ावा मिला तथा निजीकरण हुआ, मुक्त बाजार को प्राथमिकता दी गई। इस परिवर्तन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग में भी वृद्धि हुई, जिसे यूरोपीय संघ, ईयू और आसियान और सार्क जैसे संगठनों के माध्यम से देखा जा सकता है, जो राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हैं। सांस्कृतिक गतिशीलता। भारत की ऐतिहासिक रूप से बाह्य संस्कृतियों के प्रति स्वीकृति वैश्वीकरण के दौर में भी जारी रही। हालांकि यह प्रकृति सांस्कृतिक समरूपता, होमोजेनाइजेशन और भू स्थानीकरण, ग्लोबलाइजेशन के मध्य संतुलन की चुनौती को सामने लाती है। वैश्विक कंपनियां भारतीय बाजार में सफल होने के लिए स्थानीय परंपराओं एवं संस्कृतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं, जो वैश्वीकरण के व्यावसायिक पहलू को दर्शाता है। लिंग, संस्कृति तथा भेदभाव। जहाँ कुछ लोग कठोर सांस्कृतिक मानदंडों का पालन कर लैंगिक भेदभाव को उचित ठहराते हैं, वहाँ भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं अधिक समतावादी समाज की ओर प्रयासरत हैं। यहाँ वैश्वीकरण के बीच लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में संभावित मार्ग का संकेत देता है। उपभोग की संस्कृति। वैश्वीकरण के प्रभाव से उपभोक्तावाद का प्रसार हुआ। डिजिटल तथा मीडिया तथा विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रोत्साहन मिला, जिससे युवाओं में एक उपभोक्तावादी दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और उत्पाद अब भारतीय बाजारों में सामान्य हो गए हैं, जिससे भारत में जीवन शैली एवं आकांक्षाओं में परिवर्तन आया है। निगम, कॉरपोरेट संस्कृति का विकास। वैश्वीकरण और आईटी क्रांति ने भारत में निगम क्रांति को नई दिशा दी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन एवं बढ़ते शहरीकरण ने कार्यस्थल में उत्पादकता तथा सामूहिक एकजुटता को बढ़ावा देने के साथ साथ पेशेवरों के लिए नए अवसर प्रदान किए। विशेष रूप से शहरी मध्यम वर्ग के पेशेवरों के बीच एक परिवर्तन स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है, जहां एक नए प्रकार की निगम संस्कृति विकसित हुई है। स्वदेशी परंपराएं बनाम आधुनिक विकास। वैश्वीकरण ने पारंपरिक सांस्कृतिक रूपों तथा उनसे संबंध व्यवसायों के समक्ष गंभीर चुनौती खड़ी की है। कई पारंपरिक कारीगर एवं सांस्कृतिक समूह
आधुनिक विकास की गति के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, जैसे कि पारंपरिक नाट्य मंडलियों और बुनकरों का पतन। इस स्थिति में स्वदेशी ज्ञान और परंपराओं की सुरक्षा एवं संरक्षण महत्वपूर्ण है, जिससे जिससे ये आधुनिक विकास के दबाव में विलुप्त ना हो जाए। जनसंपर्क साधन, मास मीडिया और जनसंपर्क माध्यम भारत में विशेष रूप से मध्यम वर्ग के परिवारों ने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। इन गतिविधियों से रेडियो या टेलीफोन पर कार्यक्रम देखना, सुनना सुनना सुबह अखबार पढ़ना तथा मोबाइल फ़ोन पर मिस्ड कॉल या अपडेट चेक करना शामिल है। मास मीडिया का ऐतिहासिक विकास एवं सामाजिक प्रभाव। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से जनसंचार माध्यम के विकास का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि इसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भों के साथ सह विकास हुआ है। वर्ष 1990 के पश्चात वैश्वीकरण के दौर में मीडिया को आकार देने में बाजार की प्रमुख भूमिका रही है, जबकि स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में मीडिया पर राज्य का नियंत्रण अधिक था। मीडिया के माध्यम से पहुंच तथा संपर्क शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदाता और एवं दुकानों में ग्राहक प्रायः क्रिकेट मैचों या फिल्मों जैसे विषयों पर बातचीत करते हैं। भारतीय प्रवासी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपने परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं, जो दूरियों को कम करने में जनसंचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। विविध पहुंच और तकनीकी उन्नति के साथ अनुकूलन। मोबाइल फ़ोन के विज्ञापन विभिन्न सामाजिक समूहों को लक्षित करते हैं, जो संचार माध्यम की व्यापक पहुंच को प्रदर्शित करता है। सीबीएसई बोर्ड के परिणाम एवं शैक्षिक संसाधनों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी की ऑनलाइन उपलब्धता यह दर्शाते हैं कि जनसंचार माध्यमों ने तकनीकी प्रगति को किस प्रकार अपनाया है। संरचनात्मक और डिजिटल विभाजन। जनसंचार के लिए व्यापक स्तर पर पूंजी उत्पादन और प्रबंधन की मांग को पूरा करने के लिए एक औपचारिक संरचनात्मक संगठन की आवश्यकता होती है, जिसे जिसे अक्सर राज्य या बाजार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। डिजिटल विभाजन की अवधारणा समाज के विभिन्न वर्गों में जनसंचार माध्यम की पहुंच तथा उपयोग में असमानता को प्रदर्शित करती है। आधुनिक मास मीडिया का प्रारंभ। आधुनिक प्रिंट मीडिया का जन्म। आधुनिक मास मीडिया की संस्था की शुरुआत वर्ष 1440 में जोहान गुटेनबर्ग द्वारा स्थापित प्रिंटिंग प्रेस अर्थात मुद्रणालय छापाखाना के विकास के साथ हुई। इसका उपयोग प्रारंभ में धार्मिक पुस्तकों के मुद्रण के लिए किया जाता था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात प्रिंट उद्योग का विस्तार हुआ, जो पहले केवल साक्षर अभिजात वर्ग को सेवा प्रदान करता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक प्रौद्योगिकी, परिवहन, साक्षरता में सुधार के कारण इसकी पहुंच व्यापक जनता तक पहुंच हो गई। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो राजा राम मोहन राय बांग्ला भाषा में वर्ष 1821 में प्रकाशित संवाद कौमुदी सर्वप्रथम और फारसी में वर्ष 1822 में प्रकाशित मीरात उल अखबार भारत के पहले ऐसे प्रकाशन थे जिसमें राष्ट्रवादी एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता था। फदरुद्दीन जी मुर्जबान मुंबई में गुजराती प्रेस के अग्रदूत थे। उन्होंने सन 1822 में ही बॉम्बे समाचार नामक एक दैनिक समाचार पत्र शुरू किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सन 1858 में बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश नामक पत्र शुरू किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन मुंबई में सन 1861 में हुआ। द पायनियर इलाहाबाद में सन 1865 में हुआ। द मद्रास मेल सन 1868 में हुआ। द स्टेट्स कोलकाता में सन 1875 में हुआ। द सिविल एंड मिलिट्री गजट लाहौर में सन 1876 में हुआ। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में मास मीडिया की भूमिका। मास मीडिया विशेष रूप से प्रिंट मीडिया ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकता की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्वान बेनेडिक्ट एंडरसन ने इसे काल्पनिक समुदाय का नाम दिया, जिसमें लोगों ने एक राष्ट्र के रूप में एकता की कल्पना की। मास मीडिया के माध्यम से व्यक्तियों में
एक दूसरे से कभी न मिलने के बावजूद एकजुटता की भावना विकसित हुई, जिसने राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों ने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधारकों ने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को सामाजिक सुधार तथा वाद विवाद या विमर्श के प्रमुख साधन के रूप में अपनाया। इन माध्यमों ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष को गहराई से जोड़ दिया। सन 1883 में एल्बर्ट बिल आंदोलन जैसे घटनाओं के दौरान औपनिवेशिक सरकार की ओर से सेंसरशिप और दमन का सामना करने के बावजूद राष्ट्रवादी प्रेस में उपनिवेश विरोधी जनमत को पोषित करने एवं उसे दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश शासन के अधीन मीडिया, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मास मीडिया का प्रसार समाचार पत्रों एवं और पत्रिकाओं तथा फिल्मों एवं रेडियो तक ही सीमित था। रेडियो पूर्ण रूप से राज्य अर्थात सरकार के स्वामित्व में था, जिससे राष्ट्रवादी विचारों को प्रसारित करने की क्षमता सीमित थी। सीमित साक्षरता के साथ सीमित प्रसार के बावजूद अखबारों एवं पत्रिकाओं ने राष्ट्रवादी भावनाओं तथा उपनिवेशवाद विरोधी विचारों के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका प्रभाव वाणिज्यिक, प्रशासनिक और शहरी केंद्रों में मौखिक प्रसार के माध्यम से इसके प्रसार में कहीं अधिक था, उनके प्रसार से कहीं अधिक था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी और राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना। उन्होंने इसे केवल सूचना के प्रसार का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा, ताकि एक आधुनिक औद्योगिक समाज का निर्माण हो सके। रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 1920 के दशक में शौकिया क्लबों, अमेटर क्लब से हुई थी तथा 1940 के दशक तक यह सार्वजनिक प्रसारण तंत्र में बदल गया। स्वतंत्रता के पश्चात रेडियो का तीव्र विस्तार हुआ। विविध भारती शुरुआत ने राजस्व के स्रोत उत्पन्न किए। 1960 के दशक में ट्रांजिस्टर क्रांति ने रेडियो को आम जनता तक पहुंचाया। युद्ध, आपदाएं और आकाशवाणी का विस्तार। यह रोचक तथ्य है कि युद्धों और आपदाओं के कारण आकाशवाणी की क्रियाकलापों में विस्तार हुआ। सन 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो आकाशवाणी ने एक दैनिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए वार्ता इकाई की स्थापना की। अगस्त 1971 में जब बांग्लादेश का संकट मंडराने लगा तो समाचार सेवा प्रभाग में 6 बजे प्रातः से मध्यरात्रि तक हर घंटे समाचार प्रसारण चालू किया। फिर 1991 में एक और संकट में राजीव गांधी की नृशंस हत्या के बाद ही आकाशवाणी ने 24 घंटे बुलेटिन प्रस्तुत करने का एक और कदम उठाया। टेलीविज़न की शुरुआत सन 1959 में प्रयोगात्मक रूप से ग्रामीण विकास सहायता के लिए की गई थी। उपग्रह की सहायता से शिक्षा देने के प्रयोग जैसी परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण रहीं। दूरदर्शन की स्थापना एवं विस्तार ने शहरी और ग्रामीण दर्शकों तक विविध कार्यक्रमों को पहुंचाया। समय के साथ व्यवसायीकरण, नेटवर्क का विस्तार तथा रामायण और महाभारत जैसे कार्यक्रमों की लोकप्रियता ने विज्ञापन से होने वाली आय में वृद्धि की। मुद्रण माध्यम, प्रिंट मीडिया। स्वतंत्रता के पश्चात प्रिंट मीडिया ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई और इसे 1975 में आपातकाल के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समय के साथ प्रिंट मीडिया में राज्य एवं बाजार की विभिन्न शक्तियों के प्रभाव देखा गया, जिससे इसकी संरचनात्मक तथा विषयगत सामग्री में परिवर्तन आया। हाल के वर्षों में प्रिंट मीडिया में राज्य और बाजार के बीच संतुलन पर चर्चा ने लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व के महत्व को रेखांकित किया। समाचार पत्र उत्पादन में तकनीकी विकास, संचालन
1980 के दशक के अंत में से 1990 के दशक की शुरुआत तक समाचार पत्र स्वचालित उत्पादन की ओर बढ़े। स्थानीय नेटवर्क लैन के माध्यम से संबंधित विकसित किए गए व्यक्तिगत कंप्यूटर और न्यूज़ मेकर जैसे समाचार बनाने वाले सॉफ्टवेयर के एकीकरण के माध्यम से कागज़ के उपयोग को काफ़ी कम कर दिया। रिपोर्टर्स के टूलकिट का प्रभाव। इस बदलाव ने शॉर्ट हैंड नोट और टाइपराइटर जैसे पारंपरिक उपकरणों को मिनी रिकॉर्डर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जैसे डिजिटल उपकरण में बदल दिया, जिससे रिपोर्टरों की दक्षता एवं गतिशीलता बढ़ गई। बढ़ी हुई गति और संस्करण बहुलता प्रौद्योगिकी ने समाचारों को तेजी से एकत्र करने और समय सीमा बढ़ाने में मदद की, जिससे समाचार पत्रों को अधिक संस्करणों की योजना बनाने यहाँ तक कि सीमित प्रिंट केंद्रों के बावजूद अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग संस्करण जारी करने की अनुमति मिली। केस स्टडी में अमर उजाला हाँ ऑन है। केस स्टडी में अमर उजाला समाचार पत्र का एकत्र करने में चित्रात्मक कवरेज के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए अमर उजाला ने विविध कवरेज सुनिश्चित करते हुए तकनीकी से लैस रिपोर्टरों एवं फोटोग्राफरों के नेटवर्क के साथ अपने संस्करणों में समाचार प्रसार को सुव्यवस्थित किया। वैश्वीकरण और मीडिया 1970 के पूर्व का मीडिया परिदृश्य। 1970 के दशक के पहले मीडिया मुख्य रूप से राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर कार्य करता था। सिनेमा, प्रिंट, रेडियो और टेलीविज़न जैसे विभिन्न मीडिया माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, जिनका संचालन एवं विकास राष्ट्रीय स्तर पर ही सीमित था। 1970 के बाद व्यापक परिवर्तन। वर्ष 1970 के पश्चात तकनीकी प्रगति तथा वैश्विक बाजारों के विस्तार से मीडिया परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। विभिन्न मीडिया स्वरूपों को आपस में एकीकरण ने वैश्विक मीडिया उद्योग को जन्म दिया, जिससे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो जैसे माध्यमों के वैश्विक स्तर पर परस्पर संपर्कों में वृद्धि हुई। भारत में प्रिंट मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के बावजूद साक्षरता दर में वृद्धि, शहरी प्रवास तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सामग्री के विविधीकरण के कारण प्रिंट मीडिया का विकास हुआ। उन्नत मुद्रण तकनीकों और रणनीतिक विपणन ने समाचार पत्रों के प्रसार तथा उनके प्रभाव को एवं अधिक बढ़ावा दिया। टेलीफोन का विकास। भारत में टेलीफोन उद्योग में अत्यधिक वृद्धि देखी गई, जहां वर्ष 1991 में एकमात्र राज्य नियंत्रित चैनल से वर्ष 2020 तक लगभग 970 चैनल का विस्तार हुआ। सैटेलाइट टीवी के आगमन, निजी नेटवर्क के प्रवेश तथा स्थायीकृत सामग्री के बढ़ते प्रसार ने टेलीविज़न उद्योग को विविधीकृत बना दिया, जिससे जनभागीदारी एवं सार्वजनिक विमर्श को प्रोत्साहन मिला, जिससे यह एक महत्वपूर्ण सूचना एवं मनोरंजन माध्यम के रूप में स्थापित हुआ। रेडियो का विकास। वर्ष 2002 में निजी एफएम चैनलों के प्रवेश ने भारतीय रेडियो को नया आकार दिया, जिससे मनोरंजन प्रधान सामग्री का ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में स्वतंत्र सार्वजनिक प्रसारण नहीं है। रेडियो नेटवर्क के विस्तार की संभावनाएं निजीकरण और तथा सामुदायिक स्वामित्व आधारित स्टेशनों में निहित है। ये स्थानीय रेडियो स्टेशन विशिष्ट सांस्कृतिक तथा सूचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वैश्विक प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब बन सकते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों की आवाजाही को व्यापक मंच मिल सकेगा। सामाजिक व्यवस्था समाजशास्त्र में एक मौलिक अवधारणा है, जो इस तथ्य का उल्लेख करती है कि समाज के विभिन्न घटक किस प्रकार से मिलकर यथास्थिति को बनाए रखते हैं। इससे सामाजिक संरचनाएं
और संस्थान, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतरक्रियाएं तथा व्यवहार एवं सांस्कृतिक विशेषताएं जैसे कि मानदंड, विश्वास व मूल्य शामिल हैं। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को तब स्पष्टता मिलती है जब इसे सामाजिक व्यवस्था या निरंतरता के संदर्भ में देखा जाता है। सामाजिक परिवर्तन तभी सार्थक हो पाता है जब कुछ पहलू अपरिवर्तनीय रहें, जिससे परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। सामाजिक व्यवस्था का महत्व, समाज का लक्ष्य समय के साथ स्थायित्व बनाए रखना तथा पुनरुत्पादन करना है। स्थिरता से नियमों, क्रियाओं तथा व्यवहारों में पूर्वानुमान संभव हो पाता है, जो एक संरचित सामाजिक व्यवस्था को सक्षम बनाता है। सामाजिक व्यवस्था और परिवर्तन का प्रतिरोध। समाज में प्रायः आर्थिक संसाधनों, सामाजिक स्थिति तथा राजनीतिक शक्ति तक असमान पहुंच होती है। प्रभावशाली या शासक वर्ग अपनी अनुकूल स्थिति बनाए रखने के लिए परिवर्तन का विरोध करते हैं, जबकि अधीनस्थ वर्ग, जिसके पास कम संसाधन एवं शक्ति होती है, वे परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। सामान्य स्थितियों के प्रभावशाली समूह समाज को नियंत्रित करते हैं, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में इस प्रभुत्व को चुनौती मिल सकती है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था या तो स्वैच्छिक सहमति या स्थापित मानदंड जैसे और नियमों का पालन करने के लिए बल प्रयोग के माध्यम से प्राप्त की जाती है। स्वैच्छिक सहमति साझा मूल्यों तथा मानदंडों से उत्पन्न होती है, जिन्हें समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक बनाया जाता है। हालांकि यह कभी भी व्यक्तिगत इच्छा को पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं करती है। आधुनिक समाज शक्ति या बल का प्रयोग करके लोगों को सामाजिक मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे एक संगठित सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है। प्रभाव, सत्ता तथा कानून। प्रभाव प्रायः असमान संबंधों में देखा जाता है, जहाँ शक्ति के वैध होने से यह सहज रूप में संचालित होता है। वैधता, अधिकार, संपत्ति तथा न्याय के प्रचलित मानदंडों की अनुरूपता में निहित है। सत्ता तथा उसका विस्तार। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कानूनी शक्ति है, जिसे समाज में न्यायसंगत तथा उचित माना जाता है। स्थापना, उदाहरण के लिए एक पुलिस ऑफिसर, एक जज अथवा एक स्कूल शिक्षक जब अपने कार्य में निहित सत्ता का प्रयोग करते हैं। समाज के सदस्य इन अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र के सीमित उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए सहमत होते हैं। अनौपचारिक सत्ता तथा उसका प्रभाव। अनौपचारिक सत्ता, जिसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती, वह भी सामाजिक गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। धार्मिक नेता, विद्वान, कलाकार या आपराधिक गिरोह के मुखिया भी अनौपचारिक रूप से सत्ता का प्रयोग करते हैं, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में सहमति और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। कानून, सुस्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड। कानून समाज में सुस्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड अथवा नियम है, जो समाज में व्यवहार को नियंत्रित करता है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में कानून विधायिका द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसका निर्माण चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। कानून सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से सहमत हो या ना हो। यह औपचारिक अधिकार का प्रतीक है तथा समाज में शांतिपूर्ण प्रभुत्व सुनिश्चित करता है। वैध सत्ता और शक्ति की गतिशीलता का परस्पर प्रभाव। समाज में प्रभाव वैध एवं कानूनी सत्ता के साथ साथ औपचारिक और अनौपचारिक शक्ति के मिश्रण से स्थापित होता है। यह मिश्रण समाज की संरचना और उसकी प्रकृति को निर्धारित करता है, जिससे एक सुसंगठित तथा लचीली सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है। विवाद, संघर्ष, अपराध, हिंसा। विवाद विस्तृत रूप से असहमति को दर्शाता है।
और यह प्रतियोगिता तथा संघर्ष में अधिक विशिष्ट है। इसकी अभिव्यक्ति सामाजिक मानदंडों, युवा असंतोष से लेकर चुनाव जैसे राजनीतिक विवादों तक होती है। स्पष्ट तथा लोकतांत्रिक समाज इस प्रकार की सहमति को विभिन्न स्तरों तक छूट देते हैं। इस प्रकार की असहमति के लिए स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों प्रकार की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसका उल्लंघन करने पर सामाजिक या कानूनी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। सामाजिक व्यवस्था में विविधता। समाज में सद्भाव का अर्थ सर्वसम्मति नहीं है। साझा संवैधानिक या कानूनी ढांचे के भीतर विभिन्न मत हो सकते हैं। सहन की जा सकने वाली असहमति का स्तर सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जो ये निर्धारित करता है कि क्या वैध है क्या अवैध, क्या कानूनी है एवं क्या गैर कानूनी, क्या मान्य है क्या अमान्य। अपराध। कानून के विरुद्ध कार्य। अपराध की उत्पत्ति कानून से होती है। अपराध एक ऐसा कार्य है जो विद्यमान कानून को तोड़ता है, जिसकी किसी भी क्रिया की नैतिकता केवल इस बात से ही निर्धारित नहीं होती कि किसने विद्यमान कानून को तोड़ा है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा जैसे ऐतिहासिक उदाहरण अपराध को उच्च नैतिकता आधार प्रस्तुत करते हैं। हालांकि अभी सभी अपराध नैतिक दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं होते। अपराध का अर्थ कानून द्वारा परिभाषित वैध सीमाओं के बाहर जाना तथा सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देना है। हिंसा। आधुनिक राज्य वैध हिंसा का एक अधिकार रखते हैं, जहाँ केवल अधिकृत संस्थाएं ही कानूनी रूप से हिंसा का प्रयोग कर सकती हैं। हिंसा की घटनाओं को राज्य के एक अधिकार के रूप में चुनौती के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण राज्य द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है। हिंसा असहमति का एक चरम रूप है, जो सामाजिक तनाव को उजागर करती है। राज्य के अधिकार को चुनौती देती है, साथ ही वैधता के तंत्र में विफलताओं को दर्शाती है, जिससे स्पष्ट रूप से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। गांव, कस्बों तथा नगरों में सामाजिक व्यवस्था एवं परिवर्तन। गांवों, कस्बों और शहरों की स्थिति तथा उसके मध्य अंतर। खानाबदोश जीवन शैली में स्थायी कृषि जीवन की ओर समाज का परिवर्तन गांवों के उदय का कारण बना, जिससे धन का संचय, सामाजिक विभाजन तथा व्यावसायिक विशेषता को बढ़ावा मिला। ग्रामीण मतलब गांव और नगरीय, कस्बे या नगर के बीच मुख्य अंतर जनसंख्या घनत्व तथा कृषि एवं आर्थिक गतिविधियों की सीमा पर आधारित होता है, न कि केवल भौगोलिक आकार का। शहरी बस्तियां, कस्बे और नगर उच्च जनसंख्या घनत्व तथा कृषि में कम भागीदारी के कारण पहचानी जाती हैं, जबकि ग्रामीण बस्तियां कृषि पर अधिक निर्भर होती हैं। शहरी बस्तियां, कस्बों और नगरों की विशेषता ग्रामीण बस्तियों की तुलना में उच्च जनसंख्या घनत्व और कृषि में कम भागीदारी है। नगरीकरण की प्रवृत्ति। वैश्विक स्तर पर नगरीकरण की एक प्रमुख प्रवृत्ति देखी जा रही है, जहां अधिक से अधिक लोग शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या का 54% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में निवास करता है तथा वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा 66% तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में भी शहरी जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1901 में शहरी आबादी लगभग 11% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 37.7% हो गई, जो तेजी से नगरीकरण की ओर संकेत करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था और परिवर्तन। संरचनात्मक विशिष्टता और पारंपरिक सामाजिक संरचना। गांव अपने छोटे आकार के कारण अधिक व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ावा देते हैं तथा जाति व धर्म जैसी पारंपरिक संस्थाओं का प्रभाव अधिक होता है। यह पारंपरिक ढांचा गांवों कस्बों की तुलना में अधिक परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। सत्ता संरचना तथा और असहमति संबंधी चुनौतियाँ। गांव में प्रभावशाली वर्गों के बीच शक्ति सापेक्षिक रूप से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वे रोजगार के साधनों तथा अधिकांश अन्य संस्थानों को नियंत्रित करते हैं। अब गरीबों को प्रभावशाली वर्गों पर निर्भर होना पड़ता है।
क्योंकि उसके पास रोजगार के अन्य साधन होते हैं। ग्रामीण समाज में पहचान की कमी तथा सघन सघन सामाजिक संरचना के कारण सत्ता में परिवर्तन का मार्ग कठिन हो जाता है। कनेक्टिविटी तथा परिवर्तन की गति, आधुनिक संचार एवं उन्नत परिवहन ने गांवों तथा बस कस्बों के बीच के सांस्कृतिक पिछड़ेपन को कम कर दिया है, जिससे कुछ हद तक परिवर्तन में गति बढ़ी है। हालांकि गांव अभी भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में व्यापक सामाजिक परिवर्तनों से कम जुड़े हुए हैं। कृषि परिवर्तन और सामाजिक प्रभाव, कृषक संबंधी परिवर्तन ग्रामीण समाज को गहन रूप से प्रभावित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद किए गए भूमि सुधार उपायों ने भूमि स्वामित्व संरचनाओं को परिवर्तित कर दिया। कुछ समूहों को आर्थिक राजनीतिक रूप में सशक्त बनाया, जिन्हें एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभावी जातियां कहा है। हाल ही के वर्षों में अधीनस्थ जातियों द्वारा प्रमुख जातियों को चुनौती देने से अनेक राज्यों में बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। तकनीकी उन्नति और आर्थिक परिवर्तन, कृषि में तकनीकी सुधार जैसे नई मशीनरी और फसल प्रतिरूप ग्रामीण श्रम व्यवस्था तथा सामाजिक वर्गों की आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। तकनीकी परिवर्तनों में कुछ समूह सशक्त होते हैं, जबकि कुछ पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए नवीन तकनीकों मजदूरों की मांग को कम करती है, जिससे श्रमिक वर्ग प्रभावी होता है। मूल्य में उतार चढ़ाव, सूखा या बाढ़ जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां ग्रामीण समाज को तबाह कर सकती हैं। जैसा कि हाल के वर्षों में भारत में किसानों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं में देखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जैसे बड़े पैमाने के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण समाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता है, जो दर्शाता है कि बाह्य हस्तक्षेप ग्रामीण सामाजिक गतिशीलता को कैसे बदल सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन। नगरीय क्षेत्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नगरीय क्षेत्र प्राचीन समय में व्यापार, धार्मिक और सैन्य केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं तथा समय के साथ साथ इन क्षेत्रों में आधुनिक समाज में व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का कार्य किया है। आधुनिक नगरीकरण का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत विकास, स्वतंत्रता और अवसरों का विस्तार करना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की सामूहिकता एवं पारंपरिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। भारत में प्राचीन नगरीय केंद्रों के उदाहरण में तेजपुर, कोझिकोड, अजमेर, वाराणसी तथा मदुरई अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण वर्तमान में भी शहरी नगरीय केंद्र बने हुए हैं। नगरीय परिवेश में व्यक्तिगतता और सामाजिक स्थिरीकरण। नगरीय क्षेत्रों में व्यक्तियों के बीच असीमित संभावनाओं और अवसरों की खोज की अधिक संभावना होती है। हालांकि ये अवसर एवं स्वतंत्रता सामाजिक आर्थिक रूप से विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों तक अधिक सुलभ होते हैं। नगरीय जीवन में जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, वर्ग के आधार पर समूह पहचान को बढ़ावा मिलता है। ऐसी पहचान नगरीय समाज में संघर्ष, अस्तित्व की रणनीति तथा अपने अधिकारों के प्रति प्रतिरोध के साधन बनती है। इसके कारण शहरी जीवन के समूहों के बीच सामाजिक विभाजन अधिक स्पष्ट होते हैं। स्थानिक गतिशीलता और शहरी सामाजिक व्यवस्था। नगरीय क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण आवास, परिवहन, सार्वजनिक स्वच्छता, पुलिसिंग और नगरीय प्रशासन जैसी सेवाओं के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आवास की समस्या के कारण नगरीय क्षेत्रों में झुग्गियों का उदय और गेटेड समुदायों का निर्माण होता है, जो आर्थिक असमानताओं को उजागर करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की स्थानिक संरचना परिवहन व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जो जीवन की गुणवत्ता तथा ट्रैफिक के जाम के साथ प्रदूषण का कारण बनती है। नगरीय परिवर्तन और आर्थिक सहसंबंध। नगरीय क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से उसके स्थानिक संरचना एवं आर्थिक प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं।
जन परिवहन के साधन में परिवर्तन किसी शहर की सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से आकार दे सकता है। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव तेजी से नगरीकरण वाले देश जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि विशेष रूप से क्रांतिकारी वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि और प्रवासन के कारण शहरी क्षेत्रों के लिए एक बड़ी चुनौती है। नगरों में निरंतर हो रही जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए सुदृढ़ बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक प्रणालियों का विकास अत्यंत आवश्यक। ये नगरीय सामाजिक परिवर्तन एवं समग्र विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। निष्कर्ष रूप में कहें तो इस अध्याय में भारत की विविध सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यों एवं तकनीकी उन्नति का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह स्थानीय स्तर पर श्रम की गतिशीलता से लेकर पत्रकारिता में डिजिटल क्रांति तक के परिवर्तनों को दर्शाता है। यह पंचायती राज जैसी विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के उदय को रेखांकित करता है, जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बदलाव को दर्शाता है। मूलभूत अधिकारों की व्यापक व्याख्या एक गतिशील कानूनी परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करती है, जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। दूरसंचार और पत्रकारिता में प्रौद्योगिकी का समावेश डिजिटल क्रांति की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करता है, जिसने संचार में नई संभावनाएं खोली तथा समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच की दूरी को कम किया है। ऐतिहासिक संदर्भों और समकालीन विश्लेषणों का यह सम्मिश्रण भारत की बहुआयामी सामाजिक संरचना के बीच संतुलित विकास की एक स्थायी खोज को समाहित करता है। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन, यह वैश्वीकरण और स्थानीयकरण शब्दों का संयोजन है। यह स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वैश्विक उत्पाद या सेवा के अनुकूलन को संदर्भित करता है। उपनिवेशीकरण, यह एक विदेशी शक्ति द्वारा किसी क्षेत्र और उसके लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। पूंजीवाद, यह एक आर्थिक प्रणाली है जहाँ निजी व्यक्ति या संगठन उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। समाजवाद, यह एक राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणाली है जो संपत्ति तथा प्राकृतिक संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व का समर्थन करती है। संप्रभुता, यह सरकार का वह सर्वोच्च स्वतंत्र शक्ति या अधिकार है जो एक राज्य या समुदाय अपने पास रखता है। औद्योगिकरण, यह एक समाज की कृषि प्रधान से औद्योगिक प्रधान में बदलने की प्रक्रिया है। नगरीकरण, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के नगरीय क्षेत्रों जैसे कि शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है। प्रकृतिवाद, यह एक दर्शन है जिसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल प्राकृतिक नियम और शक्तियाँ ही कार्य करती हैं। स्तरीय संस्कृतिकरण, यह एक समाजशास्त्री शब्द है जो निम्न जातियों अथवा जनजातियों द्वारा उच्च जातियों की सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ताकि जाति पदानुक्रम में उनकी स्थिति ऊंची की जा सके। पश्चिमीकरण, यह किसी समाज का पश्चिमी संस्कृति, विचारों, प्रथाओं को अपनाने की प्रक्रिया है। धर्मनिरपेक्षता, यह एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जो धर्म और अलौकिक विश्वास को ह्रास का संकेत देती है। यह एक सांस्कृतिक परिवर्तन है जहाँ धार्मिक मूल्यों के स्थान पर गैर धार्मिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है।